हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और गाइस, फाइनली आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका लास्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 11, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, स्टैंडर्ड 12 का। तो गाइस, आज के क्लास में फाइनली लास्ट पार्ट आ गया। एक्चुअली चैप्टर जो है ना, ये बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि इसमें तीन टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स है। अगर 3 टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप है तो जाहिर सी बात है रिएक्शंस और जितने भी मैकेनिज्म्स रहेंगे, प्रॉपर्टीज़ रहेगी, एप्लीकेशंस रहेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं फाइनली हम लोग अपना लास्ट वाला पार्ट ये वाले चैप्टर का, जिसके बाद आपका ये वाला चैप्टर हो जाएगा पूरी तरह से कंप्लीट और आप सारे के सारे हो जाएंगे रेडी इस चैप्टर के साथ। चलिए देखते हैं इस चैप्टर को। अगर आपको लास्ट वाले क्लास में पता होगा गाइस, तो मैंने आप लोगों को बताया था विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर लास्ट वाले क्लास में। आई होप आप सभी को याद होगा विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी अल्किल हैलाइड होता है वो रिएक्ट करता है सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, मतलब ही RX जो है वो रिएक्ट करता है NaOR के साथ में और आपको बना देता है ईथर। ठीक है, लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में देखो और क्या क्या देखा था। लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर तो देखा था भाई। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर तो हमने लास्ट वाले क्लास में देखा था, लेकिन इसमें हम लोगों ने जो देखा था भाई वो ये है कि जो भी आपका अल्किल हैलाइड होता है वो रिएक्ट करता है NaOR के साथ में। ठीक है भाई, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से आपका X, यहाँ से आपका NaX के फॉर्म में निकल जाता है और यहाँ पे बनता है ROR डैश। यहाँ से Na, यहाँ से X, NaX के फॉर्म में निकल गया और यहाँ पे क्या बचता है ROR डैश, और ये होता है आपका ईथर। ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस कर ली थी। उसी के अलावा मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में ये भी बताया था कि अगर अल्किल हैलाइड प्राइमरी है तभी जाके आपका ईथर बनता है, बट अगर अल्किल हैलाइड सेकेंडरी आ जाए या अल्किल हैलाइड टर्शरी आ जाए तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका जो बनता है वो रहता है अल्कीन। ठीक है, तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि अगर अल्किल हैलाइड प्राइमरी आ जाए तभी जाके आपका ईथर बनता है। अगर अल्किल हैलाइड सेकेंडरी आ गया या टर्शरी आ गया तो ऐसे केस में आपका ईथर नहीं बनेगा। समझे या नहीं समझे भाई? एकदम बढ़िया तरीके से समझ गए। चलिए भाई, अब बढ़ते हैं आगे के पार्ट की तरफ। ये तो हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में ही डिस्कस कर लिया था। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर सपोज मुझे ये वाली चीज़ बनाना है तो मैं कैसे बनाऊँ? अगर सपोज मुझे ये वाली चीज़ बनाना है तो मैं कैसे बनाऊँ? दिमाग में बड़े क्वेश्चंस आते हैं भाई कि अगर मुझे अल्किल हैलाइड को बनाना है तो मैं कैसे बनाऊँगा? अगर मुझे सोडियम अल्कोक्साइड को बनाना है, मतलब ये अगर मुझे NaOR को बनाना है तो मैं कैसे बनाऊँगा? क्योंकि भाई जो आपका RX है और जो भी आपका NaOR है, ये दोनों विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर के रिएक्शन में यूज तो होते हैं, लेकिन भाई हमको ये तो पता होना चाहिए कि ये कैसे बनता है और ये कैसे बनता है। अगर आपको यही नहीं पता रहेगा ये कैसे बनते हैं तो आप रिएक्शन कहाँ से करोगे भाई, है ना? तो चलिए भाई देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे बनाएंगे और इसको भी कैसे बनाएंगे। चलिए देखते हैं फटाफट से। ठीक है भाई, चलो देखना ज़रा ध्यान से। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप लेते हो अल्कोहल को, सपोज अगर आपने अल्कोहल को लिया है, ठीक है, अगर अल्कोहल से आपको बनाना है RX का मतलब होता है अल्किल हैलाइड। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन है, अगर मैंने आपको दिया है अल्कोहल और अगर आपको अल्कोहल से बनाना है RNaOR या तो आपको बनाना है RONA। ठीक है, तीसरी थिंग जो है वो ये है भाई, अगर आपको फिनॉल से बनाना है फिनॉल, यहाँ पे आएगा O और यहाँ पे आएगा Na। ठीक है, ये है आपका अल्किल हैलाइड, ये है आपका सोडियम अल्कोक्साइड और ये है आपका सोडियम फिनॉक्साइड। चलिए भाई, तो अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी। ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज़ ये है, मुझे यहाँ पे एक ऐसा रिएजेंट लेना पड़ेगा। ध्यान से देखना, कुछ लोग रट्टा मारते हैं कि अगर मुझे अल्कोहल से अल्किल हैलाइड बनाना है तो मैं उसके अंदर में ये डालूंगा तो मेरा वो बन जाएगा।
ऐसा रट्टा मत मारो, देखो वहाँ पे कंसेप्चुअली समझो कि आपको आर चाहिए भाई, हाँ भाई आर तो है, अब मुझे इस OH के जगह पे एक्स चाहिए, तो जाहिर सी बात है भाई मुझे इसके अंदर में कोई ऐसी चीज़ लेनी पड़ेगी, मुझे इसके अंदर में कोई ऐसी चीज़ लेनी पड़ेगी जो इस OH को अपने साथ ले ले और मुझे अपना एक्स दे दे। तो भाई देखो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से आपका निकलेगा OH, यहाँ से आपका निकलेगा H, और यहाँ पे सबसे पहले पानी बन के बाहर निकल जाएगा, और फिर ये R इस X के साथ में ज्वाइन हो जाएगा, फिर ये जो R है ये X के साथ में ज्वाइन हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, अल्किल हैलाइड। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया भाई कि अगर आपको अल्कोहल से बनाना है अल्किल हैलाइड को तो आप कैसे बनाएंगे। अल्कोहल के अंदर आपको कोई ऐसी चीज़ डालना है जिससे आपका ये OH ग्रुप के जगह पे X आ जाए और ये OH ग्रुप भी किसी के साथ चले जाए। तो आपने यहाँ ये देखा कि HX सबसे बेस्ट चॉइस है। उसका रीज़न ये है क्योंकि HX के अंदर में X तो है जो आपको मिल जाएगा और अल्किल हैलाइड बन जाएगा, लेकिन इसी के साथ साथ HX के अंदर में H भी है जो इस OH के साथ कंबाइन होके H2O बना ले। तो हमेशा याद रखना, रिएजेंट कभी भी ऐसा सिलेक्ट करो जो आपको चाहिए वो तो आपको मिल जाए और जो आपको निकालना है वो उसके साथ कंबाइन होके उसको भी बाहर कर दे। समझ गए ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगर मैं बात करती हूँ इसकी, अगर मुझे सोडियम अल्कोक्साइड को बनाना है तो यहाँ पे भाई पता है मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसके अंदर में हम लोग डालते हैं सोडियम को। ठीक है, इसके अंदर में हम लोग सोडियम को डालते हैं। ठीक है भाई, अगर आपने इसके अंदर में सोडियम को डाला, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बन जाता है, सोडियम अल्कोक्साइड। कुछ भी नहीं होने वाला है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है और ये इन्हें उसके जगह पे चले जाता है और यहाँ पे आपका सोडियम अल्कोक्साइड बन जाता है। देखो कैसे होती है रिएक्शन। ये जो है ना, ये है आपके 2, यहाँ पे सोडियम भी है आपके 2। ठीक है, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो क्या होगा। ये है आपका R, हाँ भाई R है। ये है आपका O, हाँ भाई O है। ये है आपका सोडियम, हाँ भाई सोडियम है। RO भी है 2 और सोडियम भी है 2, तो इसके सामने में भी 2 आ जाएगा, इसके सामने में भी 2 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2, तो यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन वाली गैस निकल जाती है। ठीक है भाई, तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि अगर मुझे अल्कोहल से सोडियम अल्कोक्साइड को बनाना है, मतलब ही अगर NaOR को मुझे बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं अल्कोहल को लूँगी, अल्कोहल के अंदर में मैं सोडियम को डालूंगी, अल्कोहल भी 2 लेंगे, सोडियम भी 2 लेंगे। ठीक है, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, आपको R चाहिए, आपको O भी चाहिए, आपको ये H नहीं चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको H नहीं चाहिए तो आप इस H के ऊपर हाथ रखेंगे और इस H के जगह पे किसको डाल देंगे, सोडियम को। तो इस H के जगह पे कौन आ गया, सोडियम। और जो ये H था, ये 2 थे, तो ये हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकल गए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते। लेकिन अगर आपको फिनॉल से सोडियम अल्कोक्साइड बनाना है तो देखो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको डालना पड़ता है NaOH को। ध्यान देना जरा, अल्कोहल से सोडियम अल्कोक्साइड बनाना है तो आपको सिर्फ उसके अंदर में सोडियम को ही डालना है, लेकिन अगर आपको फिनॉल से सोडियम फिनॉक्साइड बनाना है तो आपको उसके अंदर में NaOH को डालना पड़ता है। देखो अब क्या होगा भाई, ध्यान से देखना क्या होगा। यहाँ से निकलेगा आपका H, यहाँ से निकलेगा आपका OH। सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। अब क्या होगा भाई, जो बच जाएगा, जो बच जाएगा उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। ये है आपकी फिनाइल रिंग, ये है आपका ऑक्सीजन, ये है आपका सोडियम, और क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। तो भाई अभी हम लोगों ने विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर तो लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किया था। उसमें मैंने बताया था कि आप जो अल्किल हैलाइड लेते हो वो हमेशा प्राइमरी ही होना चाहिए। सेकेंडरी और टर्शरी अगर अल्किल हैलाइड यूज़ करेंगे तो ईथर नहीं बनेगा, अल्कीन बनेगा। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको ये बनाना है अल्किल हैलाइड या सोडियम अल्कोक्साइड तो उसके लिए ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक है भाई, तो ले लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 11.9 को, जो कि दे रखा है पेज नंबर 249 पर। तो चलिए गाइज, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 11.9 को, जो कि दे रखा है आपको पेज नंबर 249 के ऊपर में। चलिए देखते हैं फिर प्रॉब्लम 11.9 को।
प्रॉब्लम 11.9 में आपको बोल रखा है इथिल आइसोप्रोपिल ईथर डज नॉट फॉर्म ऑन रिएक्शन ऑफ सोडियम इथॉक्साइड एंड आइसोप्रोपिल क्लोराइड। चलिए देखते हैं भाई यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है। यहाँ पे आपको बोल रखा है, एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे आपको बोल रखा है प्रिपरेशन ऑफ, यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना है इथिल आइसोप्रोपिल ईथर, इथिल आइसोप्रोपिल ईथर, आपको इथिल आइसोप्रोपिल ईथर को प्रिपेयर करने का है भाई, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या क्या बोल रखा है, यहाँ पे आपको रिएक्शन दे रखी है कि आप किस तरीके से उसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ज़रा ध्यान देना, सारे के सारे इधर देखेंगे भाई। रिएक्शन देखो आपको क्या बोल रखी है, रिएक्शन आपको जो दे रखी है वो ये है, यहाँ पे आपको दिया है C2H5O- ठीक है। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ONA भी लिख सकते हो, ठीक है भाई। नेक्स्ट चीज़ जो आपको दे रखी है वो ये है CH3H और यहाँ पे दिया है Cl। यहाँ पे बोला है आपको क्या प्रोडक्ट बनेगा। सेकेंड केस से आपको दिया है ये वाला CH3 और यहाँ पे है आपका O- Na+, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ONA भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको दे रखा है C2H5Cl। चलिए भाई देखते हैं कि यहाँ पे आपको बोल क्या रखा है। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, अगर आप ध्यान देते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ये जाना भाई कि ये जो है इसका नाम है आइसोप्रोपिल क्लोराइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल आपके 3 कार्बन हैं और जब भी 3 कार्बन आते हैं तो आप लोग उसको क्या बोलते हो, प्रोपिल बोलते हो। और Cl का मतलब ही क्या होता है, क्लोराइड होता है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे भी आपका CH3 ग्रुप है, यहाँ पे भी आपका CH3 ग्रुप है, दोनों के दोनों ग्रुप है सेम, तो आप इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। ये जो है इसका नाम है सोडियम, और जब भी 2 कार्बन आते हैं तो उसको आप इथेन बोलते हो, और O अगर आ जाए तो ऑक्साइड, तो यहाँ पे आप लोग बोलेंगे इसको सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है भाई। यहाँ पे देखते हैं, अगर आप ध्यान से देखते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ये इमेजिन किया कि इसका नाम क्या रहेगा भाई। ध्यान देना, सारे के सारे इधर देखेंगे बस। ये है आपका सोडियम, ठीक है, ये है आपका ऑक्सीजन और ये है आपका आइसोप्रोपिल, ठीक है। तो इसका नाम देखो क्या होगा, ये है सोडियम, तो सोडियम के लिए हम लोग लिखेंगे सोडियम, ठीक है। यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं, 3, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन है, ठीक है। उसी के अलावा ये दोनों के दोनों CH3 ग्रुप कैसे है, सेम, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, आइसो। और अगर ऑक्सीजन आ जाए तो आप इसको क्या बोलेंगे, प्रोपॉक्साइड। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है इथिल क्लोराइड, ठीक है। अब जरा रिएक्शन की तरफ देखो। सबसे पहली चीज़ तो ये है, आपको रिएक्शन देख के आइडेंटिफाई हो गया होगा कि ये विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर है। क्यों? क्योंकि ये विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर इसलिए है क्योंकि विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में एक होता है आपका RX, मतलब ही RCl, मतलब ही अल्किल हैलाइड, और सेकंड रहता है आपका NaOR, मतलब ही सोडियम अल्कोक्साइड। एक है आपका RCl और एक है आपका NaOR। पहले इसको लिखो, पहले इसको लिखो, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं भाई। 2 3 जार भी 6 ही होता है, 3 2 जार भी 6 ही होता है, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। पहले इसको लिखेंगे या इसको लिखेंगे, 2 + 3 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5 ही होता है भाई। तो इसको पहले लिखो, इसको पहले लिखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। ये दोनों के दोनों कौन सी रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। लेकिन अब जरा ध्यान दो, मैक्सिमम लोग यहाँ पे ईथर बना देते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वाले क्लास में भी आपको बताया था कि कभी भी बिना सोचे समझे ईथर को नहीं बनाना है। पहले आपको चेक करना है कि ईथर वहाँ बनता भी है या नहीं बनता है। देखो भाई क्या होगा, आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से NaCl निकाल के बाहर करके ईथर बना देते हैं। बट ज़रा ध्यान देना क्या होगा, ध्यान दो भाई सारे के सारे। सबसे पहले जो है ना, आप चेक करेंगे, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि अल्किल हैलाइड प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है। अगर आपका अल्किल हैलाइड प्राइमरी है तो ऐसे केस में आपका वहाँ पे ईथर बनता है, ऐसे केस में वहाँ पे आपका ईथर बनता है। बट अगर आपका अल्किल हैलाइड सेकेंडरी या टर्शरी है तो ऐसे केस में आपका वहाँ पे अल्कीन बनता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे ये है 3 कार्बन है, ठीक है। जो भी आपका क्लोरीन वाला कार्बन है वो टोटल 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। जो भी आपका क्लोरीन वाला कार्बन है वो टोटल 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, मतलब ये आपका सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड।
अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आपका जो कार्बन है वो डायरेक्टली क्लोरीन से अटैच है। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो आप इसी इथिल को ऐसा भी लिख सकते हो CH2CH3, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो भाई, इसको सेम ही तो है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे जो आपका क्लोरीन वाला कार्बन है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, मतलब ये वाला आपका अल्किल हैलाइड कैसा हुआ, प्राइमरी अल्किल हैलाइड। तो भाई यहाँ पे आपने दो चीज़ें सबसे पहले इमेजिन किया, ऑब्जर्व किया, वो ये है कि ये वाला अल्किल हैलाइड सेकेंडरी है क्योंकि क्लोरीन वाला कार्बन दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। ये वाला कार्बन जो है, ये वाला जो अल्किल हैलाइड है वो प्राइमरी है क्योंकि जो भी आपका क्लोरीन वाला कार्बन है वो एक ही कार्बन से अटैच है। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो प्राइमरी अल्किल हैलाइड से क्या बनता है, ईथर बनता है, लेकिन सेकेंडरी अल्किल हैलाइड आ जाए या टर्शरी अल्किल हैलाइड आ जाए तो आपका क्या बनता है, अल्कीन बनता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से निकलेगा आपका Na, यहाँ से निकलेगा आपका Cl। तो सबसे पहले आप छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर, कर दिया भाई, कर दिया। अब देखो क्या हुआ, यहाँ बचा है आपका CH3 ग्रुप, यहाँ बचा है आपका CH ग्रुप, यहाँ बचा है आपका CH3 ग्रुप, यहाँ बचा है आपका ऑक्सीजन, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा है C2H5। ध्यान से देखना, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर, जो बच जाएगा उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। जो बच जाएगा उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे, प्रोडक्ट को बना लेंगे। ये हुआ भाई आपका ईथर। इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हो, इथिल आइसोप्रोपिल ईथर, ठीक है भाई। इसका नाम जो है वो ये है, इथिल आइसोप्रोपिल ईथर। समझ गए भाई, याद रखना है। यहाँ पे आपका ईथर इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे ये जो अल्किल हैलाइड है प्राइमरी है, बट अगर आप यहाँ ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे जो आपका अल्किल हैलाइड है वो प्राइमरी नहीं है। अब देखो क्या होगा, ये जो CH3 है ना, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो CH2 और H, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अब देखो क्या होगा, यहाँ से आपका निकलेगा NaCl, यहाँ से आपका क्या निकलेगा NaCl। तो सबसे पहले NaCl को बाहर कर दिया भाई, फिर देखो क्या होगा, फिर यहाँ से आपका निकलेगा ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या बनेगा, प्लस C2H5OH, और इसी के अलावा एक जो प्रोडक्ट अब बनेगा वो देखो क्या है, यहाँ पे आपका बनेगा ये वाली चीज़ CH, यहाँ पे आपका रहेगा ये CH3, यहाँ पे आपका रहेगा ये CH2। अब जरा ध्यान देना, इस कार्बन के पास से हाइड्रोजन गया, इस कार्बन के पास से क्लोरीन गया, तो ये दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा भाई, डबल बॉन्ड। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आइसोप्रोपीन। मतलब ही ये क्या है, मतलब ही ये आपकी अल्कीन है भाई, अल्कीन। समझ गए ना। तो चलो एक बार क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। कहना मुझे यहाँ पे ये है भाई कि अगर आपको विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर करना है तो उसका मतलब RH प्लस NaOR होता है, लेकिन आपको वहाँ पे ये भी पॉइंट याद रखना है भाई कि अगर आपका अल्किल हैलाइड प्राइमरी है तभी जाके ईथर का फॉर्मेशन होता है, बट अगर अल्किल हैलाइड सेकेंडरी आ जाए तो ऐसे केस में ईथर नहीं बनता, ऐसे केस में अल्कीन बनता है। यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, ये दोनों कार्बन के पास से कुछ ना कुछ निकला है, इसलिए दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, और आपका अल्कीन बन गया। तो ले लो भाई जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब ये तो डिस्कस हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग देखेंगे फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट, पोलैरिटी, सोल्यूबिलिटी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बहुत सारी चीज़ों को। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो भी रहेगी, अल्कोहल की, फिनॉल की, ईथर की, सब इसी के अंदर में आ जाएगी क्योंकि मिक्स पैटर्न में। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट को। चलिए भाई देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेज नंबर 249 पर। सबसे पहला पॉइंट है आपका फिजिकल स्टेट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसमें देखो क्या बोल रखा है, उसमें आपको ये बोल रखा है कि जो भी आपका डाईमिथिल ईथर होता है, डाईमिथिल ईथर एंड इथिल मिथिल ईथर आर गैसेस, ठीक है। जो भी डाईमिथिल ईथर है और इथिल मिथिल ईथर है वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बाकी सारे जो भी आपके ईथर्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब याद रखना है कि अगर आपको कोई पूछता है कि ईथर गैस होती है या लिक्विड होती है, तो याद रखना है अगर डाईमिथिल ईथर है या इथिल मिथिल ईथर है तो वो गैस रहेगा, लेकिन बाकी सारे ईथर्स जो रहते हैं वो कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं।
ईथर का एक सबसे बड़ा ये होता है कि ईथर को एक फ्रूटी स्मेल होता है। जैसे हम लोग जब ईथर का स्मेल लेते हैं ना तो हमको फ्रूट वाली फीलिंग आ जाती है। बहुत अच्छा प्लेजेंट खुशबू होता है, एकदम प्लेजेंट ओडर होता है उसका, बहुत बढ़िया फ्रूटी वाला स्मेल होता है उसके अंदर में। लोअर ईथर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल नेचर के होते हैं और इन्फ्लेमेबल होते हैं। वोलाटाइल का मतलब ये हुआ कि सपोज आपने बीकर लिए 2, ठीक है। लोअर ईथर्स मतलब वो ईथर्स जिसमें जो भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो कम होते हैं, और हाइयर ईथर्स मतलब वो ईथर्स जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैसे होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम लोग लोअर ईथर्स की बात करते हैं तो लोअर ईथर्स की स्पेशलिटी ये है कि अगर आपने उनको बीकर के अंदर में रखा तो वो बहुत जल्दी वोलाटाइल हो जाएंगे, मतलब बहुत जल्दी वो इवापोरेट हो जाएंगे, बहुत जल्दी वो उसके बाहर रिमूव हो जाएंगे, इवापोरेट हो जाएंगे बहुत इजीली। बट अगर आपने हाइयर ईथर्स को रखा तो वो उतने इजीली रिमूव नहीं होते, वो बीकर के अंदर में रह गए। बट लोअर ईथर्स को अगर बीकर के अंदर रखा और बीकर को खुला छोड़ दिया गलती से भी, तो वो पूरी तरह से बाहर निकलना चालू हो जाएगा, वेपराइजेशन हो जाएगा उसका, ठीक है। इसके बाद में आपको बोल रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स शो ग्रेजुअल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास। वो आपको ये बोलना चाहता है कि जो भी ईथर होता है वो जो उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास के ऊपर में। कैसे डिपेंड करता है, चलिए देख लेते हैं एक बार जल्दी से। देखो भाई, लास्ट वाले क्लास में बताया था और लास्ट वाले चैप्टर में भी बताया था, अल्कोहल के केस में, फिनॉल के केस में भी बताया था कि जो भी आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है ना भाई, जो भी आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है ना भाई, चाहे अल्किलाइड का हो, चाहे अल्कोहल का हो, चाहे फिनॉल का हो, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास को, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास को। मॉलिक्यूलर मास का मतलब ही क्या होता है भाई, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड फंक्शनल ग्रुप। इसी के साथ साथ वो और भी डिपेंड करता है आपके ब्रांचिंग के ऊपर में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग को। तो मैंने लास्ट वाले चैप्टर में अल्कोहल पढ़ाते वक्त, फिनॉल पढ़ाते वक्त, अल्किलाइड पढ़ाते वक्त हर जगह पे ये चीज़ आपको बताई है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब ही क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड फंक्शनल ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सपोज मैं आपको 3 एग्जाम्पल दे देती हूँ, ज़रा ध्यान देना। पहला एग्जाम्पल है आपका ये वाला CH3OCH3। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका ये वाला CH3OC2H5। थर्ड एग्जाम्पल है भाई आपका ये वाला, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, CH2CH3, कैसे भी लिख सकते हो, दोनों वे इसमें अलाउड है, ठीक है भाई। इसी को आप एक और तरीके से, मैं एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ, C2H5OC2H5, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, CH3CH2OCH2CH3। ध्यान देना, जरा ध्यान देना भाई सारे के सारे। अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसका नाम है डाईमिथिल ईथर, क्योंकि दोनों तरफ मिथिल है तो डाईमिथिल ईथर। इसका नाम है भाई इथिल मिथिल ईथर, इसका नाम है इथिल मिथिल ईथर, और यहाँ पे दोनों तरफ इथिल है तो इसका नाम है भाई डाई इथिल ईथर। अब देखो जरा क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखते हो तो आप लोगों ने भाई यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास का मतलब ही क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम है ज़्यादा तो मॉलिक्यूलर मास भी कैसा रहेगा, ज़्यादा। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा रहेगा भाई, ज़्यादा। अब ज़रा इधर देखो, आपने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, मतलब ये तीनों के तीनों ईथर है क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान देना, अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे टोटल कार्बन कितने, ज़रा काउंट करो, ये है 1, ये है 2, तो टोटल कार्बन कितने हैं भाई, 2 है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे आपके टोटल कार्बन कितने हैं भाई, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखते हो, यहाँ पे टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4, यहाँ पे आपके टोटल कार्बन कितने हैं, 4। तीनों के केस में ऑक्सीजन तो पहले से है, तीनों के केस में ईथर तो है ही भाई, फंक्शनल ग्रुप तो सेम है,
हम लोग क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 ही है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, मतलब ही बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम है ज़्यादा, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम है ज़्यादा तो मॉलिक्यूलर मास भी कैसा रहेगा, ज़्यादा। अगर मॉलिक्यूलर मास है ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा रहेगा, ज़्यादा। तो भाई क्या होता है पता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, फिर इसका। ये होता है आपके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। याद रखना भाई, इस चीज़ को एकदम बढ़िया तरीके से याद रखो बस। नंबर ऑफ कार्बन एटम है ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी रहेगा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास भी तो ज़्यादा है ना। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, मतलब ही बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। समझे या नहीं समझे? लो भाई जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई अब बढ़ते हैं हम लोग आगे के पार्ट की तरफ। आगे का पार्ट है आपका पोलैरिटी एंड सोल्यूबिलिटी। तो हम लोग डिस्कस करते हैं अभी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर को, जिसका नाम है पोलैरिटी एंड सोल्यूबिलिटी। चलिए डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। चलिए भाई देखते हैं पोलैरिटी एंड सोल्यूबिलिटी को। ध्यान से देखना भाई क्या होता है पोलैरिटी के अंदर में। भाई पोलैरिटी के अंदर में आप जो ऑब्जर्व करते हो ना, वो ये ऑब्जर्व करते हो भाई कि अगर आप ईथर को लेते हो तो जो भी आपका ईथर होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है ROR, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई ROR'। यही आपके ईथर का जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे। ईथर का कहना ये है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो आप लोगों ने सोचा होगा शायद भाई कि जो भी आपका ROR का एंगल है, जो भी आपका एंगल है ROR का या ROR' का, मतलब ही जो भी आपका बॉन्ड एंगल है भाई, वो आप लोगों ने सोचा होगा कि वो 180 डिग्री होता होगा। ऐसा सोचा होगा ना कि अगर ये ROR है तो भाई यहाँ पे बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। सबको पता है ये वाली चीज़ कि ROR बिल्कुल इस तरीके से है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। लेकिन पता है क्या होता है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री ऑब्जर्व ही नहीं होता। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड एंगल तो 180 डिग्री का होना चाहिए था, बट बॉन्ड एंगल जो 180 डिग्री का तो ऑब्जर्व ही नहीं होता है भाई। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों हो रहा है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का क्यों नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि बॉन्ड एंगल जो है वो 180 का डिग्री का नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है भाई। चलिए इधर देखेंगे सारे के सारे। आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया, अगर आप ध्यान से ROR को देखते हो ना, ध्यान से देखना भाई ROR को, ये है आपका R, ये है आपका O, ये है आपका R। ये होना ऐसा चाहिए था, ऐसा आप लोगों ने इमेजिन किया था। लेकिन पता है क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर होती है, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर होती है। तो ये दोनों जो लोन पेयर है ना, इनका झगड़ा होता है, ये दोनों लोन पेयर का झगड़ा होता है। आप इसी लोन पेयर को ऐसे भी लिख सकते हो, देखना भाई ज़रा ध्यान से, आप ये दोनों लोन पेयर को ऐसे भी लिख सकते हो। अब ज़रा इधर देखो, अगर दोनों के दोनों लोन पेयर एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ गए तो बहुत झगड़ा करेंगे। अगर दोनों के दोनों लोन पेयर एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ गए तो बहुत झगड़ा करेंगे, बहुत झगड़ा करेंगे। फिर क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे से दूर गए तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के दूर जाएंगे ना। देखो कैसा होगा, ध्यान से देखो, ये ऐसा था, ये ऐसे थे, ये लोन पेयर एक दूसरे के बहुत नज़दीक है, इनके बीच में रिपल्शन होगा, स्टेरिक रिपल्शन होगा, बहुत झगड़ा होगा दोनों का। फिर क्या होगा, ये दोनों जो है ये ऐसे से ऐसे हो जाएंगे। अगर ये दोनों ऐसे होंगे तो ये दोनों भी तो ऐसे होंगे ना। इसीलिए भाई आपका बॉन्ड एंगल आपने सोचा था 180 डिग्री का होगा, बट वो ऑब्जर्व कितना होता है, आपका जो बॉन्ड एंगल यहाँ पे ऑब्जर्व होता है ना, वो बॉन्ड एंगल ऑब्जर्व होता है 110 डिग्री का, मतलब 110 डिग्री का। तो याद रखना है कि जो भी ईथर होता है उसके केस में आप लोग इमेजिन करते हो कि बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का आएगा, बट आपका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का नहीं आता है। वो कितना आता है, 110 डिग्री का आता है। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जो भी ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होती है 2, वो दोनों लोन पेयर एक दूसरे के काफ़ी पास होने की वजह से उनमें बहुत झगड़े होते हैं।
जिसकी वजह से ये जो लोन पेयर है ये कुछ इस तरीके से हो जाती है, क्योंकि झगड़े हो रहे हैं तो ये इस तरीके से दूर जाती है। अगर ये लोन पेयर एक दूसरे से दूर जाएंगी तो ये दोनों तो ऐसे आएंगे ना, क्योंकि ये ऐसा जाएगा तो ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आ गया, इसलिए बॉन्ड एंगल छोटा हो गया। समझे या नहीं समझे भाई? चलिए अब बढ़ते हैं आगे के पार्ट की तरफ। इन सब के रीज़न की वजह से यहाँ पे ये ऑब्जर्व होता है भाई कि जो भी आपका ईथर होता है वो शो करता है, वो पजेस करता है स्मॉल वैल्यू ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट, स्मॉल वैल्यू ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो याद रखना है ईथर जो होता है वो कुछ ना कुछ पोलैरिटी शो करता है, कुछ ना कुछ वैल्यू शो करता है डाइपोल मोमेंट का। उसका रीज़न ये है क्योंकि रिपल्शन होने की वजह से ये नज़दीक आ जाते हैं, बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, तो अब उसमें कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट नेट रहता है। ठीक है भाई, चलिए ले लो जल्दी से इस पार्ट का पहले स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, जो आगे का पार्ट है आपका वो है सोल्यूबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ऑब्जर्व कैसे हो रहा है। मतलब अगर आप ईथर को देखते हो, अगर आप अल्कोहल को देखते हो और अगर आप अल्केन को देखते हो तो यहाँ पे एक आप अलग ही ट्रेंड ऑब्जर्व करते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। मतलब अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अलग ही है, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट अलग ही है, अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी अलग ही है, ईथर की सॉल्युबिलिटी अलग ही है। तो एक्चुअली हम लोग को ये जानना है कि यहाँ पे ये सॉल्युबिलिटी और ये बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन कैसे क्या हो रहा है। अभी नहीं समझेगा, मैं लिखूंगी तो सब समझ में आएगा। तो चलिए भाई देखते हैं इस पार्ट को। मुझे पूरा स्क्रीन लगेगा इसलिए। चलिए भाई देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग डेटा को एक बार लिख लेते हैं कि डेटा क्या दे रखा है। डेटा आपको दे रखा है कंपैरेटिव स्टडी का। डेटा जो आपको दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे एक छोटा सा है कंपैरेटिव स्टडी का। अगर हम लोग इस डेटा की बात करें तो इस डेटा में सबसे पहले आपको नेम दे रखा है, नेम के बाद में आपको दे रखा है यहाँ पे एन हेप्टेन। नेक्स्ट डेटा आपको दे रखा है भाई मिथिल एंड पेंटिल ईथर का। और नेक्स्ट डेटा आपको जो दे रखा है वो दे रखा है एन हेक्सिल अल्कोहल का। सबसे पहली चीज जो आपको दे रखी है वो दे रखी है यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास। सेकेंड थिंग जो आपको दे रखी है वो दे रखी है बॉइलिंग पॉइंट, और ये बॉइलिंग पॉइंट दिया है आपको पर केल्विन में, मतलब ही केल्विन में। इसका वैल्यू आपको मॉलिक्यूलर मास का दे रखा है 100। ये टेबल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि दे रखा है पेज नंबर 249 के ऊपर में। इसका वैल्यू 102, इसका वैल्यू 102, यहाँ पे है 371, 373, 430। और इसी के अलावा यहाँ पे आपको सॉल्युबिलिटी का भी वैल्यू दे रखा है इन वाटर। ये वैल्यू आपको दे रखा है ईथर के लिए 7.5 ग्राम पर 100 ग्राम, और यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखा है 9 ग्राम। एक सेकेंड, चलिए भाई अब हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन को तो मैंने ये वाले लिख लिया, अब हमको इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है कि यहाँ पे ये सब कैसे क्या ऑब्जर्व हो रहा है। सारे के सारे इधर ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट बताना है तो बॉइलिंग पॉइंट में आप ये ऑब्जर्व करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट में अगर चेक करना है तो आपको बॉइलिंग पॉइंट के लिए चेक करना पड़ेगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। याद रखना है भाई, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो कंसेप्ट है वो आप चेक करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर के लिए। ये ट्रिक है जो मैं बता रही हूँ, पहले समझ में नहीं आएगा लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे सब समझ जाएगा कि अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो आप किसको चेक करेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। ठीक है, अगर ये है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, अदरवाइज बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। ठीक है, ध्यान देना, अगर ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, जो भी आपका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो जो भी आपका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो कम रहेगा। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट ट्रिक।
सेकेंड ट्रिक ये है, अगर आपको सोल्यूबिलिटी बताना है, सोल्यूबिलिटी, तो सोल्यूबिलिटी के लिए आप लोग चेक करते हो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आप चेक करोगे, यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व करेंगे, अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ज़्यादा है, तो ऐसे केस में आपकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा रहेगी, मतलब इंक्रीज रहेगी भाई, इंक्रीज। अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो आपकी जो भी सोल्यूबिलिटी रहेगी ना, वो डिक्रीज रहेगी। ठीक है, चलिए एक बार इसको डिस्कस करते हैं। कहना मुझे यहाँ पे जो है वो ये है कि आप जब बॉइलिंग पॉइंट और सोल्यूबिलिटी को डिस्कस करेंगे तो ऐसा नहीं कि बिंदास कैसे भी बॉइलिंग पॉइंट को बता देंगे। बॉइलिंग पॉइंट और सोल्यूबिलिटी के लिए आपको दो वेरिएशंस को चेक करने पड़ते हैं जब आप अल्कोहल और ईथर का कंपैरिजन करवाते हो। आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया, अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट चेक करने का है तो ये ट्रिक है जो मैंने बनाया है, वो ये है कि आप चेक करेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग मॉलिक्यूल के खुद के साथ, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर आपको सोल्यूबिलिटी बताना है तो सोल्यूबिलिटी के लिए आप क्या चेक करोगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर अगर है ज़्यादा तो आपकी सोल्यूबिलिटी भी रहेगी ज़्यादा, अगर वो नहीं है तो सोल्यूबिलिटी भी नहीं रहेगी। ठीक है, अब ज़रा इधर देखो, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हो दो चीज़ों को, तो जो भी आपका अल्कोहल होता है, आपने यहाँ पे क्या देखा, ज़रा ध्यान देना। सबसे पहली चीज़ ये है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है भाई, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास को, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास रहेगा ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा रहेगा भाई, ज़्यादा। देखो, इसका मॉलिक्यूलर मास थोड़ा कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ा कम है, इसका मॉलिक्यूलर मास थोड़ा ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन यहाँ देखो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ आप लोगों ने भाई ये ऑब्जर्व किया कि दोनों केसेस में मॉलिक्यूलर मास तो सेम है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट तो सेम होना चाहिए था। बट क्या बॉइलिंग पॉइंट सेम है? नहीं, ये तो कुछ अलग ही वैल्यू है, ये तो कुछ अलग ही वैल्यू है। मतलब यहाँ पे आपने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे कि हमको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास है ज़्यादा, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम है ज़्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर मास कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है, यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर मास थोड़ा ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। बट यहाँ पे देखो, इन दोनों का तो मॉलिक्यूलर मास सेम है, लेकिन इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं है। मतलब दिमाग में आता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चक्कर तो है भाई, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कंसेप्ट लग रहा है, और वो कंसेप्ट जो है वो हमको अभी नहीं पता है। हमको सिर्फ एक ही चीज़ पता थी कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, बट वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे लग नहीं रहा है, क्योंकि भले इनके मॉलिक्यूलर मास सेम है लेकिन इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं है। तो अभी हमको देखना है भाई कि वो कंसेप्ट है तो है क्या, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर आप अल्कोहल की बात करते हो, मतलब यहाँ आप स्पेसिफिकली ऑब्जर्व कर रहे हो एन हेक्सिल अल्कोहल के बारे में, यहाँ पे आप बात कर रहे हो एन हेक्सिल अल्कोहल के बारे में। ठीक है, तो जो भी आपका एन हेक्सिल अल्कोहल है ना, वो आपको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिखाता है, वो आपको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिखाता है पानी के साथ में, और वो आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिखाता है पानी के साथ में, खुद के साथ में। लेकिन जब आप ईथर की बात करते हो, अगर आप ईथर की बात करते हो भाई, ये कंसेप्ट है, इसमें कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे, मतलब स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं मिथिल एन पेंटिल ईथर की। तो यहाँ पे आपने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो भी आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पानी के साथ में, वो तो है भाई, लेकिन यहाँ पे आपने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है विथ इटसेल्फ, वो ऑब्जर्व नहीं होता है। अब बस कंसेप्ट को पढ़ना है। अब सारे के सारे एक बार इधर देखो भाई, जल्दी से
यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया, यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया, तीनों के केस में बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास होता है। अगर मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू भी ज़्यादा रहेगा। इसका मॉलिक्यूलर मास कम था तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम था। लेकिन यहाँ पे आपने ये देखा कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, लेकिन फिर भी इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे कंसेप्ट का चक्कर है। तो वो कंसेप्ट को हम लोग अभी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बुक में बहुत सारी थ्योरी दे रखी है, बुक से मत पढ़ना, ये वाली चीज़ को डायरेक्टली पढ़ना ताकि आपको ईजिली समझ में आए। अब देखो क्या बोल रहा है वो, ये है अल्कोहल। अल्कोहल जो होता है ना, वो आपको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद पानी दिखाता है। मतलब अल्कोहल पानी के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है। लेकिन जो भी आपका अल्कोहल है वो आपको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग खुद के साथ भी दिखाता है। मैंने उस दिन बताया था इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, जब मैंने आपको सोल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल और एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल पढ़ाया था लास्ट वाले क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये ऑब्जर्व किया कि अल्कोहल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिखाता है पानी के साथ में और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन भी दिखाता है खुद के साथ में। लेकिन जब आप ईथर की बात करते हो तो ईथर आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद पानी के साथ ही दिखाता है। लेकिन ईथर आपको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग खुद के साथ में नहीं दिखाता। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, ध्यान से, पूरा कंसेप्ट है, पूरा कंसेप्ट है। ऐसा मत सोचना कि मैं बहुत करप्ट पढ़ा रही हूँ, भाई वो कंसेप्ट है, वैसा क्या करेंगे अपन लोग। देखो, अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर चेक करना है तो आपको चेक करना पड़ता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है तो आपको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को चेक करना पड़ता है। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तभी जाके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। यहाँ पे आपने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है भाई, लेकिन क्या ईथर के केस में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट को चेक करने के लिए आपको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करना पड़ता है अल्कोहल और ईथर के केस में। अल्कोहल के केस में तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन ईथर के केस में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इसीलिए ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम है, कम, और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? ज़्यादा। अब समझ में आया? यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगा, समझ में आया? भले इनका मॉलिक्यूलर मास सेम है लेकिन इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं है। कंसेप्ट का चक्कर ये है, अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तभी जाके बॉइलिंग पॉइंट होगा। इंट्रा बोल रही हूँ मैं, इंट्रा। यहाँ पे है इसलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, यहाँ पे नहीं है इसलिए ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम है। अब देखो ज़रा क्या होता है। आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि अगर आपको सोल्यूबिलिटी चेक करना है पानी के अंदर में, अगर आपको सोल्यूबिलिटी चेक करना है भाई पानी के अंदर में, तो आपको क्या चेक करना पड़ता है? आपको चेक करना पड़ता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद पानी। अगर सोल्यूबिलिटी चेक करना है पानी के अंदर में तो आपको चेक करना पड़ता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद पानी। आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया भाई, आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि इसके केस में तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ईथर के केस में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए दोनों की सोल्यूबिलिटी कैसी है? ज़्यादा ही है। ये दोनों काफ़ी क्लोज ही है, वैल्यूज़ काफ़ी क्लोज वैल्यू है, ज़्यादा कोई डिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, ये काफ़ी क्लोज वैल्यू है। ठीक है, तो बस इतना याद रखो भाई कि भले अल्कोहल और ईथर का मॉलिक्यूलर मास सेम है लेकिन उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे कंसेप्ट अराइज होता है। कंसेप्ट का ये कहना है कि अगर आप बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हो अल्कोहल और ईथर के केस में तो आप देखेंगे वहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, मतलब एक मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग खुद उसी मॉलिक्यूल के साथ, उसी को बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो आपको अल्कोहल दिखाता है, ईथर नहीं दिखाता है, इसलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ईथर का कम होता है। अगर आपको सोल्यूबिलिटी चेक करना है तो सोल्यूबिलिटी के लिए आप देखते हो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस मॉलिक्यूल की पानी के साथ में। क्यों? क्योंकि आपको सोल्यूबिलिटी पानी में देखना है, इसलिए आप लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस मॉलिक्यूल की किसके साथ में करने वाले हो? पानी के साथ में, क्योंकि आपको सोल्यूबिलिटी पानी के साथ में चेक करनी है। आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि ईथर भी आपको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के साथ दिखाता है और अल्कोहल भी आपको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के साथ में दिखाता है, जिसके वजह से ईथर और अल्कोहल दोनों की सॉल्युबिलिटी अच्छी खासी होती है और ये वैल्यूज़ भी काफ़ी क्लोज है। तो ले लो भाई जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, ये एक एक्चुअल कंसेप्ट था।
चलिए भाई, अब हम लोगों ने ये वाला पार्ट तो देख लिया, मतलब ही हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी थी आपकी ईथर्स की वो देख लिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने देखा पोलैरिटी को, बॉइलिंग पॉइंट को और सोल्यूबिलिटी को, अल्कोहल और ईथर का कंपैरिजन भी किया। और अब हम लोग मूव करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद में कौन सी प्रॉपर्टी आती है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए भाई डिस्कस करते हैं अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को ईथर्स के। चलिए भाई देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स को। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। चलिए भाई इधर देखना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स में सबसे पहले रिएक्शन जो हम लोग देखने वाले हैं वो है आपकी लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर्स। लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर्स ये है आपकी पहली रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, चलिए देखते हैं लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ ईथर्स में होता क्या है भाई। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे आपके ईथर्स को, ये है आपका ROR। ठीक है, इसी ROR का मतलब ही क्या होता है भाई, ईथर होता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इस ईथर के अंदर में आप डालेंगे H2SO4 को। H2SO4 जो होता है वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब अगर आप सपोज लैब में जाते हो और अगर आपको मैंने कोई कंपाउंड दे दिया और मैंने आपको बोला बताओ भाई इसके अंदर में ईथर है या नहीं है, तो कुछ लोग बोलेंगे मैं तो स्मेल लेके बता दूंगा कि ईथर है या नहीं है। अरे भाई लेकिन स्मेल लेके बताने से कंफर्मेशन थोड़ी मिलता है, हम लोगों को तो कंफर्मिटी चाहिए, हम लोग हर चीज़ के लिए एक प्रूफ मांगते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमको एक टेस्ट का प्रूफ चाहिए कि भाई सच में उसके अंदर ईथर है या सिर्फ आप सुगंध लेके बता रहे हो कि ईथर है। सुगंध के बेसिस पे कौन आपको मार्क्स देगा, आपको कंफर्मेशन के टेस्ट देके बताना पड़ता है कि ये भाई ईथर है। तो भाई ये जो है ना, ये एक ऐसी टेस्ट है जो आप लैब में करते हो, एक ऐसी टेस्ट है जो लैब में करते हैं ईथर को टेस्ट करने के लिए, इसलिए उसका नाम क्या है, लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर्स। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई ये टेस्ट में एक्चुअली होता क्या है। ध्यान से देखना जरा क्या होगा, जो भी आपका H2SO4 है वो एक एसिड है और आप सबको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि एसिड हमेशा H+ आयन देते हैं। तो भाई देखो क्या होगा, एसिड देगा एक H+ आयन और एक जगह पे वो देगा HSO4- आयन। ये कैसे बन रहा है जरा इधर ध्यान दो, ये है आपका H2SO4। H2SO4 एक एसिड है। एसिड की एक सबसे स्पेशलिटी जो होती है, एक सबसे खास बात जो होती है वो ये है कि एसिड हमको हमेशा H+ आयन देते हैं। अब यहाँ पे था H2SO4, इस H2SO4 में से एक H इधर आ गया H+ आयन के फॉर्म में, एक H इधर आ गया। पहले एसिड के अंदर में कितने H थे, 2 H। अब एक H ऑलरेडी आ गया तो कितने H बचे, एक ही H बचा, तो एक ही H बचा। ये है आपका S, ये है आपका O, ये है आपका 4, ये है आपका -साइन। जरा ध्यान देना, एसिड था, एसिड H+ आयन देता है, H+ आयन दे दिया। पहले 2 H थे, अब एक H चले गया तो एक ही H बचा और SO4। अगर एक के ऊपर चार्ज है प्लस तो उसके बाजू वाले के ऊपर में चार्ज क्या रहेगा, उसका अपोजिट, उसका उल्टा, मतलब ही माइनस। अब देखो भाई क्या होता है, यहाँ पे जो आपका ये वाला H+ है ना, ये यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास जाता है और देखो अब क्या होगा, ये है आपका R, ये है आपका O, ये है आपका R, ये वाला H इस ऑक्सीजन के पास गया तो ये वाला H इस ऑक्सीजन के पास गया। भाई याद रखना कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो हमेशा 2 होती है। इसी का मतलब ये है कि आपका जो ऑक्सीजन है वो हमेशा 2 ही बॉन्ड बनाता है। अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो गई, अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो गई तो ऑक्सीजन के ऊपर में बताए कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन की जनरली वैलेंसी हमेशा 2 ही रहती है, मतलब ही ऑक्सीजन एटम जो होता है वो हमेशा 2 ही बॉन्ड बनाता है। लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी अगर 3 हो जाती है तो ऐसे केस में ऑक्सीजन के ऊपर में कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आपके ऑक्सीजन एटम में टोटल कितने बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड। तो यहाँ पे आपके ऑक्सीजन एटम के ऊपर में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और बचा क्या, एक चीज जो बची है वो है आपकी HSO4-। इसका नाम होता है ऑक्सोनियम सॉल्ट। इसका नाम क्या होता है भाई, इसका नाम होता है ऑक्सोनियम सॉल्ट ऑफ ईथर। समझ गए भाई। तो याद रखना है इस चीज को कि ईथर के अगर अंदर हम लोग एसिड को डालते हैं, एसिड H+ आयन देता है। H+ आयन अगर एक तरफ है तो बचा क्या, यहाँ बचा है HSO4-, क्योंकि 2 H थे, एक H आ गया तो एक H आए। एक के ऊपर चार्ज है प्लस, दूसरे के ऊपर चार्ज रहेगा माइनस, ये इधर गया। अगर ऑक्सीजन के पास में 3 बॉन्ड बना ले ऑक्सीजन,
अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो जाए तो ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी चीज़ को आप क्या बोलते हो, ऑक्सोनियम सॉल्ट। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और लेती हूँ। सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया है लेट अस से ये वाला CH3O, C2H5। इसका नाम है भाई आपका इथिल मिथिल ईथर। ये है इथिल इसलिए मैंने यहाँ इथिल लिखा है, ये है मिथिल इसलिए मैंने यहाँ पे मिथिल लिखा है। और जब भी ऑक्सीजन एटम आता है तो उसी को आप लोग ईथर बोलते हो। ठीक है भाई, अब क्या होगा देखना, इसके अंदर में भी अगर आप डालते हो H2SO4 को तो देखो ध्यान से क्या होगा। H2SO4 एक एसिड है और एसिड हमेशा कौन से आयन देता है, H+ आयन। तो यहाँ पे रहेगा आपका H+ आयन और यहाँ पे रहेगा आपका HSO4- आयन। ये बिल्कुल इसी टाइप जैसा है। ये H+ आयन इधर जाएगा भाई। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे है आपका CH3 तो यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ पे है C2H5, यहाँ पे है आपका C2H5। अब ये वाला हाइड्रोजन जो है ये इस ऑक्सीजन के पास गया तो ये वाला हाइड्रोजन इधर आ गया। अगर आप ध्यान से देखते हो तो अभी फिर से ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 3। और जब भी ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो जाती है मतलब ये अगर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लेता है तो ऑक्सीजन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये भी आपका क्या हुआ भाई, ये भी हुआ आपका ऑक्सोनियम सॉल्ट ऑफ ईथर। और बचा क्या, और आपका बचा है HSO4-। ठीक है भाई, तो ये हुई आपकी लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ ईथर। इस टेक्स्ट को अगर आप ध्यान से करते हो और अगर आपका ऑक्सोनियम सॉल्ट बन जाता है उस बीकर के अंदर में या उस टेस्ट ट्यूब के अंदर में जिसमें भी आप रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हो, अगर वहाँ ईथर बन जाता है, अगर ईथर का सॉल्ट बन जाता है ऑक्सोनियम सॉल्ट, तो आप देख के बता सकते हो कि हाँ भाई अगर ऑक्सोनियम सॉल्ट बना है तो उस कंपाउंड के अंदर में जो आपको टेस्ट करने के लिए दे रखा है लैब के अंदर में वो क्या रहेगा, वो ईथर रहेगा। ले लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग देखते हैं आगे का पार्ट। आगे का जो पार्ट है आपका वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं पेरोक्साइड का फॉर्मेशन। ये है आपकी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए भाई देखते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट से सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी को ईथर के, जिसका नाम है रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर, जिसमें आता है फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। चलिए देखते हैं इसको। चलिए भाई देखते हैं हम लोग। रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर, उसमें भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट को जो कि है आपका फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। चलिए भाई देखना जरा ध्यान से क्या हो रहा है। सपोज मैंने यहाँ पे लिया है डाई इथिल ईथर को, ये है मेरा डाई इथिल ईथर। डाई इथिल ईथर कैसे, जरा इधर देखना। यहाँ पे है 2 कार्बन CH3 CH2 तो ये आपका इथिल हुआ। यहाँ पे भी है 2 कार्बन CH3 CH2, ये भी आपका इथिल हुआ। इथिल कितने बार आए, 2 बार, इसलिए क्या लिखा, डाई इथिल। बीच में ऑक्सीजन है मतलब वो ईथर है। तो ये क्या हुआ भाई, डाई इथिल ईथर, डाई इथिल ईथर। समझ गए। अब देखो क्या होगा, इसके अंदर में आप जो डालने वाले हो ना वो है ऑक्सीजन को। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ये हो रही है लॉन्ग कॉन्टैक्ट विथ एयर के प्रेजेंस में। लॉन्ग कॉन्टैक्ट विथ एयर, उसका रीजन ये है क्योंकि एयर के अंदर में ही ऑक्सीजन एटम होता है, इसलिए आपको एयर से ही ऑक्सीजन गैस मिलेगी, जाहिर सी बात है। तो अगर आप एयर के कांटेक्ट में बहुत देर तक इस चीज़ को रखते हो तो इसकी रिएक्शन एयर के साथ में होगी, मतलब ही इसकी रिएक्शन एयर के अंदर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ में होगी। अब देखना ज़रा क्या होगा। ये तो भाई आपका O2 है। अब देखो ज़रा क्या होगा, ध्यान से देखना सारे के सारे, एकदम ध्यान से। ये है आपका CH3, ये है आपका CH2। क्या हम इस CH2 को ऐसा लिख सकते हैं, ज़रा इधर देखो, एक CH इधर एक CH इधर, येस और नो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? क्या मैंने कोई गड़बड़ी की? नहीं भाई, यहाँ पे CH2 था ना तो मैंने क्या किया, एक H इधर लिखा एक H इधर लिखा, 2 तो H है ही ना, सिर्फ उनको प्रॉपरली अरेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आप क्या करोगे भाई, खचा खच
क्या करेंगे, खचा खच, क्या करेंगे, खचा खच। देखो भाई क्या होगा, खचा खच, काट दिया भाई इसको, खचा खच। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना क्या होगा। ये है आपका CH3, एज इट इज लिख दिया इस CH3 को। ये है आपका कार्बन, इसको भी एज इट इज लिख दिया। ये है आपका हाइड्रोजन, इसको भी एज इट इज लिख दिया। ये है आपका ऑक्सीजन, इसको भी। ये है CH2, इसको भी लिख दिया भाई एज इट इज। और ये है आपका CH3, इसको भी एज इट इज लिख दिया। मतलब मैंने ये इतने पार्ट को एज इट इज लिख दिया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आपने क्या किया भाई, खचा खच। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे पहले जाएगा आपका एक ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे जाएगा आपका सेकेंड ऑक्सीजन, और फिर जाएगा आपका हाइड्रोजन। और ये हुआ आपका डाई इथिल का पेरोक्साइड। ठीक है भाई, ये हुआ आपका पेरोक्साइड ऑफ डाई इथिल ईथर, पेरोक्साइड ऑफ डाई इथिल ईथर। अब जरा इधर देखो, मुझे एक बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है इस वाले रिएक्शन में। अब देखो कैसे। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो मुझे यहाँ पे आपको बतानी है वो ये है, इस रिएक्शन में आप अल्किल ग्रुप ऑफ ईथर को यूज़ कर रहे हो। ये आपका ईथर है और ये ईथर का अल्किल वाला ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर। सेकेंड थिंग आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व की भाई कि जैसे कि इसका नाम ही है पेरोक्साइड, है ना। तो पेरोक्साइड का अगर फॉर्मेशन करना है तो पेरोक्साइड का मतलब ही क्या होता है, पेरोक्साइड का मतलब ही होता है OOH वाला बॉन्ड। इस बॉन्ड को आप लोग क्या बोलते हो, इस बॉन्ड को आप लोग बोलते हो पेरोक्साइड बॉन्ड। कहीं पे भी अगर आपको OOH दिखता है तो वो आपका पेरोक्साइड बॉन्ड होता है। ये बाद में किसी से भी अटैच हो सकता है, ये H से अटैच हो सकता है, कोई अल्किल ग्रुप से अटैच हो सकता है, लेकिन अगर OOH ग्रुप आता है तो उसको आप पेरोक्साइड बोलते हो। अगर H से आया तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अगर अल्काइल से आया तो जो भी आपका ईथर का अल्कोक्साइड का है वो सारी चीज़ें। सेकेंड थिंग ये है, ईथर अगर आपको ईथर से बनाना है ये वाली चीज़ तो आपको लॉन्ग कॉन्टैक्ट एयर के साथ में करवाना पड़ता है, क्योंकि एयर के अंदर में ही ऑक्सीजन है, और अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो पेरोक्साइड कहाँ से बनेगा, क्योंकि आपको O2 चाहिए, तो O2 वहीं से मिलेगा। तीसरी थिंग यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होता है। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे ईथर दोनों तरफ क्यों नहीं बना, एक तरफ यहाँ एक तरफ यहाँ, क्योंकि भाई ऐसे रिएक्शन नहीं होती है, हमारे बोलने से थोड़ी रिएक्शन होगी। रिएक्शन कैसी हो रही है वो प्रैक्टिकली हमने ऑब्जर्व किया और तभी जाके पता चला कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड में होती है, सेकंड साइड में नहीं होती है। तीसरी थिंग, आधे लोग सोचेंगे क्या ये बहुत सारे अल्किल हैलाइड के साथ में पॉसिबल है। भाई पॉसिबल होगा, लेकिन प्रैक्टिकली डाईथिल ईथर को बनाना, डाईथिल ईथर के पेरोक्साइड को बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बहुत डिफिकल्ट काम है इसको बनाना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। ठीक है, इनहेल भी नहीं कर सकते हम लोग, इतना पॉइजनस है वो। फिर आपको क्या करना है, खचा खच, खचा खच, खचा खच कर दिया भाई, खचा खच। यहाँ पे कार्बन था, खचा खच किया, बीच में क्या लगाया, बीच में इस ऑक्सीजन को लगा दिया, और ये वाला हाइड्रोजन तो अपना ही है भाई, ये वाला हाइड्रोजन तो अपना ही है। मतलब इसके बीच में आपने क्या किया, खचा खच, और बीच में क्या लगा दिया, O2 को, O और O को लगा दिया, और आपका क्या बन गया, पेरोक्साइड ऑफ डाईथिल ईथर। करना कुछ भी नहीं, खचा खच, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और बोला हाइड्रोजन एज इट इज। ठीक है भाई, समझे या नहीं समझे। इसके कुछ खास बात है वो भी देख लेते हैं। सारे के सारे ईथर्स जो होते हैं, अगर आप उनको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के अंदर रख दो तो वो जनरली पेरोक्साइड बना देते हैं। मतलब कहना ये है कि अगर आपने गलती से भी ईथर के बॉक्स को ओपन कर दिया तो वैसे भी अपने एटमॉस्फेयर में तो एयर होती है, एयर के अंदर में ऑक्सीजन होता ही है, तो वो जो ईथर है वो अपने आप पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ईथर के बॉक्स को जब भी यूज़ करते हैं केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में, तो यूज़ करना है तो उसको करो, तुरंत बंद करके रख दो, सील पैकिंग कर दो, अदरवाइज वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके एयर से क्या बना लेगा, पेरोक्साइड बना लेगा, जो कि पॉइजनस भी होता है। तो उसके बाद में ये जो होती है ये अनडिज़ायरेबल रिएक्शन होती है। मतलब अनडिज़ायरेबल मतलब हमारे न चाहते हुए भी रिएक्शन हो जाती है भाई, हमें चाहिए नहीं है, ये अपने आप हो जाती है अगर बॉक्स खुला रख दिया तो, और हमारा ईथर भी वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है पेरोक्साइड, काफ़ी ज़्यादा हजार्डियस होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, पेरोक्साइड जो अगर बनते हैं ना वो बहुत हजार्डियस है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, बिकॉज दे डिकम्पोज वॉलेंटली एट हाई टेम्परेचर। अगर उन पे हाई टेम्परेचर आ गया तो वो बहुत डिकम्पोज होते हैं एकदम ख़राब तरीके से, बहुत सारे गैसेस निकलते हैं जिसकी वजह से वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा
हजार्डियस होते हैं। तो आई होप आपको पेरोक्साइड वाला पार्ट एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया है। अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ, मतलब ये अपनी थर्ड वाली केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ, जिसका नाम है रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। चलिए देखते हैं हम लोग थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर को। उससे पहले ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, तो डिस्कस करते हैं हम लोग हमारी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी को ईथर के। तो जो भी आपकी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड ऑफ ईथर्स। ठीक है भाई, तो जो भी आपकी थर्ड वाली केमिकल प्रॉपर्टी है ईथर की वो है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड ऑफ ईथर। चलिए डिस्कस करते हैं इस पार्ट को। ये पार्ट में एक्चुअली क्या बोल रखा है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ध्यान देना जरा, यहाँ पे क्या बोल रखा है। यहाँ पे आपको जो बोल रखा है वो भाई ये है कि इसके अंदर में 3 चीज़ें आती है। इसके अंदर में आपकी टोटल 3 टाइप की रिएक्शंस आती है। ठीक है, सबसे पहली रिएक्शन जो आपकी आती है वो आती है रिएक्शन ऑफ ईथर विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले रिएक्शन आपकी क्या होती है? रिएक्शन ऑफ ईथर विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब ही डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन जो आपकी आती है वो रहती है रिएक्शन ऑफ ईथर विथ PCl5। और थर्ड रिएक्शन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है भाई आपकी रिएक्शन ऑफ ईथर विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, या तो हम लोग बोल सकते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है भाई, चलिए डिस्कस करते हैं ये तीनों के तीनों रिएक्शंस को एकदम बढ़िया तरीके से। कंसंट्रेटेड एसिड जो यहाँ पे आप ले रहे हो वो है HX, जिसमें आपका HBr भी आ सकता है, HCl भी आ सकता है, HI भी आ सकता है। ठीक है भाई, ये तीनों के तीनों एसिड हम लोग लेने वाले। अब देखो क्या होगा, जब आप यहाँ पर डाइल्यूट एसिड लेते हो तो इसी डाइल्यूट एसिड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, H+ भी लिख सकते हो। इसी डाइल्यूट एसिड को आप H3O+ भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, देखो क्या होता है। जब आप ईथर के अंदर में डालते हो डाइल्यूट H2SO4 को, तो यहाँ पे आपकी 2 चीज़ें बनती है। सबसे पहली चीज़ जो आपकी यहाँ पे बनती है वो रहती है अल्कोहल, और दूसरी चीज़ जो आपकी यहाँ पे बनती है वो भी रहती है अल्कोहल ही। ठीक है, मतलब जब भी ईथर के अंदर में डाइल्यूट H2SO4 को डालते हैं, जब भी ईथर के अंदर में या तो H+ आयन को डालते हैं, जब भी ईथर के अंदर में या तो H3O+ आयन को डालते हैं, ये तीनों के तीनों एसिडिक मीडियम को ही रिप्रेजेंट करते हैं। एसिडिक मीडियम को लाने के लिए 3 वे है हमारे पास। पहला तरीका है जो वो है H+ आयन को लाओ, सेकंड तरीका है H3O+ को लाओ, और थर्ड तरीका है डाइल्यूट H2SO4 को लाओ। तो ऐसे केस में आपका क्या बनता है? अल्कोहल प्लस अल्कोहल ही बनता है। फिर आपने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया भाई कि अगर आप ईथर की रिएक्शन करवाते हो PCl5 के साथ में, तो यहाँ पे आपकी 2 चीज़ें बनती है। यहाँ पे जो सबसे पहले थिंग आपकी बनती है वो रहती है भाई आपकी अल्किल हैलाइड, सेकंड भी आपका रहता है अल्किल हैलाइड, और थर्ड रहता है आपका POCl3। अल्किल हैलाइड का मतलब ही RX होता है, यहाँ पे भी अल्किल हैलाइड का मतलब RX ही होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके अल्कोहल का मतलब ROH होता है, और यहाँ पे भी आपके अल्कोहल का मतलब ROH ही होता है। जब भी आप ईथर की रिएक्शन करवाते हो कंसंट्रेटेड एसिड के साथ, मतलब ये HBr, HCl, HI के साथ में, तो ऐसे केस में यहाँ पे पता है क्या फॉर्म होता है? यहाँ पे आपका जो फॉर्म होता है ना वो रहता है भाई अल्कोहल प्लस अल्किल हैलाइड। यहाँ पे आपका फॉर्म होता है अल्किल हैलाइड प्लस अल्कोहल। तो जिसको अगर ये 3 पार्ट समझ में आ गए उसको आने वाले सारे रिएक्शन समझ जाएंगे, और जिसको ये 3 पार्ट नहीं समझे उसको आने वाले रिएक्शन नहीं समझेंगे। तो याद रखना है कि अगर आप ईथर की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ में करवाते हो, या तो H+ के साथ में करवाते हो, या तो H3O+ के साथ में कराते हो, तो ये तीनों आपके एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करता है। तो उससे आपका क्या बनता है? अल्कोहल प्लस अल्कोहल। अगर आप ईथर के अंदर में PCl5 को डालते हो, तो मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था कि अगर कहीं भी आपको PCl5 दिख जाए, अगर कहीं भी आपको PCl5 दिख जाए, याद रखना हमेशा अल्किल हैलाइड ही बनता है।
हमेशा अल्किल हैलाइड ही बनता है। क्यों? क्योंकि ये जो PCl5 होता है ना भाई, इसके अंदर में क्लोरीन होता है, क्लोरीन, और ये जो क्लोरीन होता है ये क्या बनवाता है? अल्किल हैलाइड बनवाता है। इसलिए यहाँ पे भी अल्किल हैलाइड बनेगा, यहाँ पे भी अल्किल हैलाइड बनेगा और POCl3 बनता है। अगर आप ईथर के अंदर में डालते हो कंसंट्रेटेड एसिड को, कंसंट्रेटेड एसिड मतलब कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन हैलाइड वाले एसिड जैसे कि HBr, HCl, HI, ये सारे के सारे आपके एसिड्स है, वो भी कैसे है? कंसंट्रेटेड एसिड। तो यहाँ पे आपकी दो चीजें बनती है, एक रहता है अल्किल हैलाइड और सेकंड रहता है आपका अल्कोहल। ठीक है, अब इधर देखेंगे इस रिएक्शन को। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर सेकंड वाली रिएक्शन को, और फिर थर्ड वाली रिएक्शन को, एकदम स्टेप बाय स्टेप बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई, देखो क्या होगा। सबसे पहले रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं ईथर प्लस डाइल्यूट H2SO4 की। सबसे पहले रिएक्शन देख रहे हैं ईथर प्लस डाइल्यूट H2SO4 की। अगर मैं ईथर के अंदर में डाइल्यूट H2SO4 को डालती हूँ, या H प्लस को डालती हूँ, या H3O प्लस को डालती हूँ, तो यहाँ पे आपका क्या बनता है? यहाँ पे आपका बनता है अल्कोहल प्लस अल्कोहल। समझ गए ना भाई? इधर देखो, अब सपोज मैं यहाँ पे एक ईथर ले रही हूँ। पहला ईथर मैंने यहाँ पे जो लिया है, देखना जरा, हम लोग बुक का एग्जाम्पल लेते हैं सो दैट आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। एक मैंने लिया है CH3OCH3, ये है आपका सिमेट्रिकल ईथर। इसका नाम है भाई डाइमिथिल ईथर। इसका नाम क्या है? डाइमिथिल ईथर। इसका नाम डाइमिथिल ईथर क्यों है? यहाँ पे भी है मिथिल, यहाँ पे भी है मिथिल, मिथिल 2 बार है इसलिए डाइमिथिल, और जब भी ऑक्सीजन आता है तो ईथर। ये एक फर्स्ट रिएक्शन हम लोग डिस्कस करने वाले, और सेकंड रिएक्शन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है CH3OC2H5। इसका नाम क्या है? ये है आपका मिथिल, ये है आपका इथिल, तो इसका नाम क्या रहेगा? इथिल मिथिल ईथर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर में भी हम लोग डालने वाले हैं H प्लस को, या तो H3O प्लस को, या तो H2SO4 को। इसके अंदर में भी हम लोग डालने वाले हैं H प्लस को, या तो H3O प्लस को, या तो H2SO4 को। देखो भाई क्या होगा, अगर आपने ईथर के अंदर में डाला डाइल्यूट एसिड को, डाइल्यूट H2SO4 को, H प्लस को या H3O प्लस को, क्या बनता है? अल्कोहल प्लस अल्कोहल ही बनता है। क्या बनता है? अल्कोहल प्लस अल्कोहल ही बनता है। हाँ हाँ, मैं अल्कोहल लिखूं, अल्कोहल प्लस अल्कोहल ही बनता है। हाँ हाँ, मैं अल्कोहल लिखूं। समझ गए ना भाई? इधर देखो सारे के सारे क्या होगा, क्या होगा, जरा ध्यान दो। सारे के सारे होता क्या है यहाँ पे, होता क्या है भाई यहाँ पे, जरा देखो, बस देखते जाओ, सब समझ जाएगा। देखो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले ये वाली चीज कटेगी। ठीक है, अगर आप ध्यान से H3O प्लस को देखते हो तो H3O प्लस का मतलब ही आपका पानी भी होता है। इसी का मतलब आपका क्या होता है? इसी का मतलब आपका पानी भी होता है भाई। तो यहाँ पे मैंने लिखा पानी को। ठीक है भाई, पानी को यहाँ पे लिख दिया। अब ध्यान से देखो, पानी के अंदर में है दो चीजें भाई, एक होता है आपका H प्लस और एक होता है आपका OH माइनस आयन। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे भी आप पानी को ले लो, पानी के अंदर में दो चीजें होती है, एक होता है H प्लस, एक होता है OH माइनस आयन। पानी के अंदर में हमेशा दो ही चीजें होती है, H प्लस और OH माइनस आयन। डाइल्यूट एसिड का मतलब ये है, एक तो डाइल्यूट H2SO4, या तो H3O प्लस, या तो H प्लस, या तो पानी, सबका सेम ही रोल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जाएगा आपका H प्लस और यहाँ पे जाएगा आपका OH माइनस आयन। ठीक है भाई, नीचे में भी इतने सारे कंफ्यूजन्स को हम लोग अवॉइड कर देते, सीधा डायरेक्टली सिर्फ H2O ही लिखते, क्योंकि एक बार मैंने बता दिया है तो अभी बार बार लिखने से वो कंफ्यूजन हो रहा है। तो हम लोग देखो भाई क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे भी ले लिया डायरेक्टली पानी को। पानी के अंदर में दो ही चीज़ें होती है, एक होता है H प्लस, एक होता है OH माइनस आयन। यहाँ पे भी मैंने पानी को लिया, पानी के अंदर में दो चीज़ें, एक है H प्लस और एक है आपका OH माइनस आयन। देखो भाई क्या होगा, ये वाला जो H प्लस है ये यहाँ पे जाएगा, ये वाला जो OH माइनस आयन है ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो क्या होगा, ये वाला जो H प्लस है वो यहाँ पे जाएगा, ये वाला जो OH माइनस आयन है वो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना क्या होगा, ये है आपका CH3, ये है आपका CH3, ये है आपका O, ये है आपका O, ये वाला H प्लस इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3OH प्लस इधर आ जाएंगे। ये है आपका CH3, ये है आपका CH3, ये है आपका OH, ये है आपका OH, ये भी है मिथेनॉल, ये भी है मिथेनॉल। दोनों के दोनों क्या है भाई आपके
दोनों के दोनों है आपके मिथेनॉल। उसी को आप लोग मिथिल अल्कोहल भी तो बोल सकते हो भाई, उसी को आप लोग मिथिल अल्कोहल भी तो बोल सकते हो ना। तो बस करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, ईथर को काटेंगे। जब ईथर को काटेंगे, एक तरफ डालेंगे H प्लस को, एक तरफ डालेंगे OH माइनस आयन को। यहाँ पे H प्लस डालेंगे तो ये बन जाएगा CH3OH, यहाँ पे OH डाल देंगे तो ये बन जाएगा CH3OH। अब नीचे आओ, यहाँ पे भी क्या करेंगे भाई, यहाँ पे भी आप लोग ईथर को क्या करेंगे भाई, काटेंगे। काटा भाई ईथर को, एक तरफ डालेंगे H प्लस, एक तरफ डालेंगे OH माइनस आयन। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये है आपका CH3, ये है O, और यहाँ पे कौन जा रहा है H प्लस, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा H। ये क्या हुआ भाई, ये हुआ आपका मिथिल अल्कोहल। इसी को आप लोग मिथेनॉल भी बोल सकते हो। अब सेकंड केस में देखो क्या होगा, यहाँ पे है आपका C2H5, यहाँ पे है आपका C2H5, यहाँ पे गया आपका OH, यहाँ पे गया आपका OH। ये भी क्या है भाई, ये भी तो आपका इथेनॉल है ना। इसी को आप इथिल अल्कोहल भी बोल सकते हो। तो आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया, सीधी सीधी बात वो है, फर्स्ट रिएक्शन ये कहता है कि अगर ईथर के अंदर में डाइल्यूट एसिड को डाला, या तो डाइल्यूट H2SO4, या तो H प्लस, या डाइल्यूट HCl, या H3O प्लस, या पानी, तो वहाँ पे क्या बनता है, अल्कोहल। लिखो अल्कोहल प्लस अल्कोहल, ईथर के अंदर में डालो पानी को, बनता है अल्कोहल। याद रखने का, एक तरफ भी बना अल्कोहल, दूसरी तरफ भी क्या बना, अल्कोहल। ले लो भाई, ये हुई आपकी फर्स्ट रिएक्शन। जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए भाई, अब हम लोग देखते हैं अपनी सेकंड वाली रिएक्शन को कि सेकंड वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है। सेकंड वाली रिएक्शन में यहाँ पे आपको ये बोल रखा है सबसे पहले आप ईथर को लेंगे। तो भाई लिया मैंने ईथर को, ईथर के अंदर में आप डालेंगे PCl5 को। ठीक है भाई, जरा देखना क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, हीटिंग वाले कंडीशन में होगा। जब भी ईथर के अंदर हम PCl5 को डालते हैं तो अल्किल हैलाइड प्लस POCl3 बनता है। देखना जरा क्या होगा, ध्यान से देखना। इसके अंदर में तीन चीजें, इसके अंदर में है एक क्लोरीन, इसके अंदर में है दूसरा क्लोरीन, इसके अंदर में है PCl3। ध्यान से देखना भाई, ये है आपका एक क्लोरीन, ये है आपका दूसरा क्लोरीन। टोटल क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं, 5। टोटल क्लोरीन कितने हैं, 5। एक क्लोरीन इधर गया, एक क्लोरीन इधर गया। 5 में से अगर 2 क्लोरीन को निकाल लिया तो कितने क्लोरीन बचे, 3 क्लोरीन। तो 3 क्लोरीन, 5 क्लोरीन थे, 2 क्लोरीन को निकाल लिया तो 3 क्लोरीन बचे ना। देखो भाई क्या होगा, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, ये R के साथ में ये वाला Cl रिएक्ट करेगा। ठीक है भाई, ये R के साथ में ये वाला Cl रिएक्ट करेगा। और अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना भाई क्या होगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, ये वाले PCl3 के साथ में रिएक्ट करेगा। समझ रहा है इस रिएक्शन को देख के कुछ, यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है, ये वाला R ये वाले Cl के साथ रिएक्ट करेगा तो RCl। ठीक है भाई, ये वाला R ये वाले Cl के साथ में रिएक्ट करेगा तो RCl। और ये है आपका P, ये है P, ये है आपका Cl3, ये है Cl3। और कुछ बचा क्या, हाँ भाई ऑक्सीजन भी तो बचा, यहाँ पे आ जाए आपका POCl3। समझ में आया भाई क्या हो रहा है। PCl5 के अंदर में तीन चीजें, Cl, Cl, PCl3। ये वाला R ये वाले Cl के साथ सबसे पहले RCl, ये वाला R ये वाले Cl के साथ सबसे पहले RCl, ये वाला ऑक्सीजन ये वाले PCl3 के साथ क्या बनेगा, POCl3। क्योंकि इसके अंदर में टोटल 3 चीजें होती है। समझ गए भाई। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ ये वाला CH3O C2H5। इसके अंदर में अगर मैं डाल रही हूँ PCl5 को और अगर मैं हीटिंग वाली रिएक्शन करवा रही हूँ, देखना ज़रा क्या होगा। PCl5 के अंदर में 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो है आपका क्लोरीन, सेकंड है आपका क्लोरीन, थर्ड है आपका PCl3 टाइम्स। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा भाई, ध्यान देना। ये वाले क्लोरीन के साथ ये वाला इथिल रिएक्ट करेगा। कोई भी क्लोरीन के साथ किसी को भी अटैच कर सकते हैं, तो सेम ही ना भाई। ये वाले क्लोरीन के साथ ये वाला CH3 रिएक्ट करेगा। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है वो ये वाले PCl3 के साथ में रिएक्ट करेगा। समझ गए भाई। देखो क्या होगा, यहाँ पे बनेगा आपका CH3 और ये है आपका Cl। सेकंड बनेगा आपका ये वाला C2H5 और ये है आपका Cl। और थर्ड है आपका ये वाला PCl3 और ये है आपका O। ये बना आपका अल्किल क्लोराइड या तो अल्किल हैलाइड। ये भी क्या है भाई, अल्किल हैलाइड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अल्किल हैलाइड प्लस POCl3। ये है आपका मिथिल क्लोराइड, ये है आपका इथिल क्लोराइड
ठीक है भाई। तो इस तरीके से रिएक्शन होगी, करना कुछ भी नहीं है। PCl5 को पार्ट्स में ब्रेक कर दो, Cl Cl PCl3। ले लो भाई जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई डिस्कस करते हैं हम लोग थर्ड वाले रिएक्शन को। जो भी आपका थर्ड वाला रिएक्शन है उसमें बोल रखा है कि सबसे पहले आप लोग ईथर को लेंगे। तो ये है भाई मेरा ईथर, ठीक है। इस ईथर के अंदर में क्या डालना है, कॉन्क एसिड को। तो जो भी आप लोग लेंगे यहाँ पे कॉन्क एसिड रहेगा आपका HX, ठीक है। इसी HX के अंदर में क्या आएगा, HBr आएगा, HCl आएगा, HI आएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, देखो यहाँ पे होता क्या है, हीटिंग तो हम लोग करवाने वाले हैं। ध्यान से देखना क्या होगा, ध्यान से देखो बस सब समझ जाएगा। सबसे पहली चीज़ भाई आप यहाँ पे देखो क्या करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे ये जाना कि आप लोग इसको इस तरीके से यहाँ पे काटेंगे, ठीक है भाई। देखना ज़रा क्या होगा, ये वाला जो H है ना वो इधर जाएगा और ये वाला जो X है ना वो इधर आएगा, क्योंकि HX में दो चीज़ें हैं, एक है H और एक है X। और ईथर को भी हम लोगों ने इस तरीके से काटा। ये थोड़ा सा रट्टा मारने वाला पार्ट ज़्यादा है। या बचा है आपका R, या बचा है आपका O, और ये वाला हाइड्रोजन इधर गया तो ये बन गया आपका ROH। इसी को आप लोग क्या बोलते हो, अल्कोहल। और सेकंड थिंग देखो क्या है, ये है आपका R और ये है आपका X। इसी को आप लोग क्या बोलते हो भाई, अल्किल हैलाइड। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया भाई, जब आप ईथर के अंदर में एसिड को डालते हो तो यहाँ पे देखो क्या होता है, HX दो चीज़ें हैं। ये वाला H इधर जाएगा तो ये बन जाएगा ROH, ये वाला X इधर जाएगा तो ये बन जाएगा RX, ठीक है। जब आप इसके अंदर में फिर से HX को डालते हो, जब आप इसके अंदर में फिर से HX को डालोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ से निकलेगा आपका OH और यहाँ से निकलेगा आपका H। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका पानी बाहर हो जाएगा। अब क्या बचा, यहाँ आपका R बचा है, यहाँ आपका X बचा है, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, X। तो ये क्या हो जाएगा भाई, अल्किल हैलाइड। आप इसी चीज़ को अगर डैश से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप इसी चीज़ को डैश से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है भाई। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे ये बताना है थर्ड वाले रिएक्शन में, जब आप ईथर के अंदर में कॉन्क एसिड को डालेंगे तो आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया भाई कि ईथर जो है जब वो HX के साथ में रिएक्ट करेगा तो पहले जो ये वाला H है इधर जाएगा तो ये बना लेगा आपका अल्कोहल, ये वाला जो X है ये इधर जाएगा और ये क्या बना लेगा, अल्किल हैलाइड को, ठीक है। फिर बाद में जब आप इसके अंदर में फिर से HX को डालते हो तो यहाँ फिर से अल्किल हैलाइड प्लस पानी बनता है। यहाँ पे आप एक रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखते हो। रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है भाई कि जो भी आपका ईथर है ना, जो भी आपका ईथर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ ईथर विथ HX, वो आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन HI के लिए होता है, मतलब हाइड्रो आयोडिक एसिड के लिए, फिर HBr के लिए होता है, मतलब हाइड्रोब्रोमिक एसिड के लिए, फिर HCl के लिए होता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए। तो ये होता है आपके रिएक्टिविटी ऑर्डर ईथर का विथ HX। ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए भाई अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपकी वो है रिएक्शन ऑफ एनिजोल विथ HI। तो जो भी आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ एनिजोल विथ HI। तो चलिए भाई देखते हैं एनिजोल विथ HI क्या होता है। ये है आपका एनिजोल। एनिजोल का मतलब होता है OCH3 ग्रुप। जब फिनाइल रिंग से अटैच होता है तो उसी को आप लोग एनिजोल बोलते हो। इसी एनिजोल के अंदर में आप डालेंगे HI को और ये रिएक्शन होती है 398 केल्विन पर। तो अभी हमको डिस्कस करना है कि अभी यहाँ पे होने क्या वाला है। ज़रा ध्यान देंगे भाई सारे के सारे क्या होने वाला है, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या होगा, खचा खच। क्या क्या किया भाई, खचा खच। ध्यान देना क्या होगा, इधर जाएगा आपका H, इधर जाएगा आपका I, और यहाँ पे देखो क्या बनेगा, ये है आपकी फिनाइल रिंग, ठीक है भाई। ये है आपका ऑक्सीजन, ये है आपका हाइड्रोजन, मतलब ये बना है आपका फिनॉल। और सेकंड थिंग आपकी जो बनती है वो है CH3I, मतलब इसका नाम है मिथिल आयोडाइड। अब दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो ये है, अगर पेपर में मेरी मर्जी ऐसी हुई कि मैंने हाइड्रोजन को इधर लगा दिया और आयोडीन को इधर लगा दिया तो क्या चलेगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा। याद रखना है कि अल्कोहल हमेशा बड़ा वाला ही बनाना। ये अंकिता का ट्रिक है भाई, ये ट्रिक है अंकिता का। अंकिता ट्रिक क्या कहती है, अल्कोहल हमेशा उस साइड बनाना,
अल्कोहल हमेशा उस साइड बनाना जिस साइड में, अल्कोहल हमेशा उस साइड बनाना जिस साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा हो, ज़्यादा। तो बस आपको इतना ही याद रखना है भाई। अंकिता ट्रिक ये कहती है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये पेपर में 5 से 6 बार पूछ चुका है, वो 5 से 6 टाइम्स आ चुका है 2 मार्क के लिए। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर में ये प्रेडिक्ट करते नहीं आता कि मैं हाइड्रोजन किधर लगाऊं और आयोडीन किधर लगाऊं। बट अब आपको समझ में आ गया अंकिता ट्रिक। अंकिता ट्रिक ये कहती है कि अल्कोहल मतलब ही OH ग्रुप हमेशा उस साइड ही लगाने का जिस साइड में नंबर ऑफ कार्बन कैसे हो, ज़्यादा। अगर आप ध्यान से देखते हो तो इस साइड जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो तो 1 ही है, लेकिन अगर इधर देखा ना तो इस साइड आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं भाई? इस साइड आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है। तो इस साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम है कम, इस साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम है ज़्यादा। जिस साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेंगे ज़्यादा, आप उस साइड में क्या बनाएंगे? अल्कोहल। मतलब ये आप उस साइड में कौन सा ग्रुप लगाएंगे? OH वाला ग्रुप। और जिस साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है उस साइड में आयोडीन जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अल्कोहल उसी साइड में बनाना है जिस साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैसे है? ज़्यादा। यहाँ पे 6 है इसलिए मैंने यहाँ पे अल्कोहल मतलब ये OH ग्रुप को लगाया। यहाँ पे 1 ही था इसलिए मैंने यहाँ पे आयोडीन को लगाया। ठीक है भाई, ले लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे बस भाई आपको इतना ही पार्ट याद रखना है कि जब भी आप एनिजोल के अंदर में HI को डालेंगे एट 398 केल्विन, तो यहाँ पे हमेशा 2 चीज़ें बनती है। सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है कि आप हाइड्रोजन हमेशा उसी साइड में ऐड करेंगे जिस साइड में आपको अल्कोहल बनाना है, और अल्कोहल हमेशा उसी साइड बनाएंगे जिस साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे हो? ज़्यादा। इस साइड में 6 कार्बन है, इस साइड में सिर्फ 1 ही कार्बन है। इस साइड में नंबर ऑफ कार्बन है ज़्यादा इसलिए मैंने इस साइड में अल्कोहल बनाया, और इस साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 ही था इसलिए मैंने वहाँ पे अल्किल हैलाइड को बनाया। ठीक है भाई, देखना ज़रा ध्यान से। हम लोगों ने यहाँ पे लिया है आपके एनिजोल को। एनिजोल का ही एक और नाम है मिथिल फिनिल ईथर। आप इसको मिथिल फिनिल ईथर भी बोल सकते हो। ठीक है, इसी को आप ऐसा भी बोल सकते हो अल्काइल अराइल ईथर। अब देखना ज़रा क्या होगा। सबसे पहली चीज़ ये है, जब भी आप ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड को ऐड करते हो, तो मैंने आपको लास्ट वाले चैप्टर में भी ये वाली चीज़ बताई थी कि एक चार्ट लिखा के दिया था, याद करो लास्ट वाले क्लास में। और मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में मतलब लास्ट वाले क्लास में लास्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 11 में एक चार्ट लिखा के दिया था। वो मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं आगे इस टाइप के रिएक्शंस बढ़वाऊंगी तो मैं वो वाला चार्ट बार बार लिखा के नहीं दूंगी, क्योंकि मैं वो वाला चार्ट ऑलरेडी आप लोगों को वहाँ पे दे चुकी हूँ, है ना। तो आप लोगों को वो वाले चार्ट का यूज़ करना है जो मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स में लिखा के दिया था। वही चार्ट का आज आपको फिर से काम पड़ने वाला है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक भी पार्ट को अगर मिक्स किया तो नेक्स्ट वाला पार्ट आपको नहीं जमता है। देखना ज़रा यहाँ पे क्या होगा। उस चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका ब्रोमीन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एसिड, वो हमेशा आपको क्या देता है? Br देता है। जो भी आपका CH3Cl होता है वो आपको CH3 देता है। ठीक है, जो भी आपका CH3C डबल बॉन्ड CH3 होता है वो आपको CH3C डबल बॉन्ड O देता है। जो भी आपका HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 होता है वो आपको NO2 ग्रुप देता है। ठीक है भाई, ये वाली चीज़ मैंने आपको वो वाले चार्ट जो लास्ट वाला क्लास था चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स का, उसमें बता दिया था कि अगर ब्रोमीन दिखे तो ब्रोमीन आपको मिलेगा। तो इस रिएक्शन को आप ब्रोमिनेशन भी बोल सकते हो, हैलोजिनेशन भी बोल सकते हो। जब आप CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 का यूज़ करते हो तो उस रिएक्शन का नाम होता है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, क्योंकि वहाँ से CH3 ग्रुप निकलता है, वहाँ से अल्काइल ग्रुप निकलता है, इसलिए रिएक्शन का नाम भी क्या है? फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अगर मैं बात करती हूँ CH3C डबल बॉन्ड और Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 की, तो वहाँ पे आपका निकलता है ग्रुप CH3C डबल बॉन्ड O। इसी ग्रुप को आप असाइल ग्रुप बोलते हो, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है? फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। अगर आप लेते हो HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो यहाँ से आपको मिलता है NO2, और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? नाइट्रेशन रिएक्शन, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप का एडिशन होता है। जो भी आपका ईथर होता है वो हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। मतलब ईथर के केस में हमेशा जो भी आपके ग्रुप का एडिशन होगा वो कौन से पोजीशन पर होता है? एक होता है ऑर्थो और एक होता है पैरा पोजीशन पर।
याद रखना है भाई कि अगर आप ईथर को ले रहे हो या आप फिनॉल को ले रहे हो या लास्ट वाले क्लास में जो हम लोगों ने करवाए थे रिएक्शन, याद रखना है कि हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही एडिशन होता है। वो हम लोग इसके पहले भी एरोमेटिक स्ट्रक्चर से डिस्कस कर चुके। अब देखो क्या होगा, ये है आपका ईथर इस तरीके से। सबसे पहले इसको एज इट इज लिख देंगे हर तरफ, सबसे पहले आप इसको एज इट इज लिख दो। एक तरफ बनेगा ऑर्थो प्रोडक्ट, एक तरफ बनेगा पैरा, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा। अब देखो भाई ध्यान से देखना क्या होगा, ध्यान से देखो बस। जब आप ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड को लेंगे, इसका मतलब इसमें ब्रोमीन है, तो एक तरफ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन, एक तरफ जाएगा पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन। जब आप CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3 को लेंगे तो यहाँ पे आपको CH3 मिलता है, तो एक तरफ जाएगा ऑर्थो पे CH3, एक तरफ जाएगा पैरा पे CH3। जब आप फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन करवाते हो तो यहाँ पे आपको असाइल ग्रुप मिलता है, तो एक तरफ जाएगा ऑर्थो पे असाइल ग्रुप, एक तरफ जाएगा पैरा पे असाइल ग्रुप। ठीक है भाई। जब आप नाइट्रेशन करवाते हो तो आपको NO2 ग्रुप मिलता है, तो एक तरफ जाएगा ऑर्थो पे NO2 ग्रुप और एक तरफ जाएगा आपके पैरा पे NO2 ग्रुप। तो करना कुछ भी नहीं है, बस इतना याद रखना है कि सारे के सारे रिएक्शन एक जैसी ही है। ईथर हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर का होता है, मतलब ही ईथर में हमेशा एडिशन 2 पोजीशन पर होता है। पहली पोजीशन एक होती है आपकी ऑर्थो पोजीशन और सेकंड रहती है आपकी पैरा पोजीशन। ठीक है। सेकंड थिंग यहाँ पे ये है, ये 4 टाइप के रिएक्शन है। अगर अल्काइल ग्रुप का एडिशन होगा तो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइल ग्रुप का एडिशन होगा तो फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, नाइट्रो ग्रुप का होगा तो नाइट्रेशन, और अगर हेलोजिनेशन वाले ग्रुप का एडिशन होता है तो हेलोजिनेशन रिएक्शन रहेगी। ठीक है। ईथर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसलिए हर जगह पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आए। अब इससे क्या बन रहा है ये वो वाले चार्ट में जाके देख लो भाई। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये सारे के सारे रिएक्शंस खत्म हो जाते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हर तरफ कौन सा प्रोडक्ट मेजर है। याद रखना भाई, जो आपका पैरा प्रोडक्ट होता है वही आपका हमेशा मेजर होता है। सभी केसेस में आपका जो पैरा प्रोडक्ट रहेगा वही मेजर रहेगा, और सभी केसेस में जो भी आपका ऑर्थो प्रोडक्ट है वो कैसा रहेगा, माइनर रहेगा। याद रखना है भाई कि ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर रहता है और पैरा प्रोडक्ट आपका मेजर रहता है। यूजेस को डिस्कस कर लेते हैं। मिथाइल अल्कोहल को आप सॉल्वेंट की तरह यूज़ कर सकते हो, पेंट्स, वार्निशेस, ठीक है। और इथिल अल्कोहल को आप एंटी फ्रीज एजेंट करके यूज़ करते हो। इथर्स जो होते हैं, इथर्स का जनरल यूज़ होता है सर्जिकल ऑपरेशंस में। जब आप ऑपरेशंस को करवाते हो ना, तो आप जो भी वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सिरिंज, कैंची वगैरह होता है ना, सीजर वगैरह, जिससे आप ऑपरेशन करवाते हो, सर्जिकल ऑपरेशन, उनको आप स्टेरिलाइज करते हो। स्टेरिलाइज मतलब उसको डाल के जर्म्स को क्लीन करते हो वो इंस्ट्रूमेंट्स के। ऐसा तो नहीं ना कि एक बार वो कैंची का यूज़ कर लिया तो उसको फेंक देंगे, फिर कितनी कैंचा लेंगे, उसको स्टेरिलाइज करते, जर्म्स को किल करते इथर का यूज़ करके। फिनॉल्स का तो बहुत सारा यूज़ है भाई। फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड रेजिन में है, बैकेलाइट में है, एयर फ्रेशनर्स में है, डिओड्रेंट्स में है, माउथ वॉश में है, लोशंस में है, फ्लोर क्लीनर में। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू हैवेंट येट सब्सक्राइब। थैंक यू।